प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटेन पे तो फोकस करते हैं, रिटेन पे फोकस करते हैं, लेकिन इंटरव्यू छूट जाता है हमारा, है ना। एंड इट इज ओनली बिकॉज mainly due to two things, mainly due to two things. one is one is our language barrier. इंटरव्यू में पास नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है लैंग्वेज। ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, we many times we are unable to express our feelings and our whatever we know, we cannot complete the sentence. So focus on those part also, कि अभी से अगर शुरू करोगे कि भाई बात करते हैं, तो देखो कि मेरा इंग्लिश इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, है ना। कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा, वोकेबुलरी इम्प्रूव होना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट दैट टफ। ये सिर्फ क्या है कि हम लोग यूज टू नहीं है, हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जो हमको पता है उसी में हम अपने आप को बांध के रखते हैं, तो हम उससे आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि चल रहा है ना काम। जैसे मुख्तार अभी कॉलेज में हो तो क्या होता है कि एसामीज से काम चल जाता है, तो जब एसामीज से ही काम चल रहा है तो फिर तुम अपना लैंग्वेज क्यों चेंज करेगा। So you are not focusing on English, you are not focusing on Hindi as well. जब तुम्हारा हिंदी सही नहीं होगा, जब तुम्हारा इंग्लिश सही नहीं होगा, तो कल जब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे, कंपटीशन ग्लोबल है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू में भी जाते हो तब भी आपको इंग्लिश में बात करनी है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आसाम में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो फिर असमीज लैंग्वेज से आपका काम चल जाए, बट आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो होगा वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा वहां। तो उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए लैंग्वेज इज द ओनली थिंग। साथ में हम टेक्निकल लोग जो गलती करते हैं कि हम अपना फोकस प्योरली टेक्निकल पे रख देते हैं, कि हमको लगता है कि चलो ठीक है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़ना, दुनिया में क्या हो रहा है उससे हम लोगों को मतलब नहीं होता है। और सच्चाई ये होती है कि हम टेक्निकल पे भी उतना जोर नहीं देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम मस्ती कर रहे हैं। और जब कोई इंसान सिर्फ मस्ती ही करता रहेगा अपनी जिंदगी में, तो वो अचीव क्या करेगा। तो ये दो बातों को ध्यान में रखना कि जिंदगी में अगर कुछ अचीवमेंट चाहिए तो पहले से अपने आप को जांच लो कि यार मेरी जितनी कमजोर नस है, मैं उनमें काम करना शुरू कर दूं, मैं कहां कहां पे वीक हूं। अल्टीमेटली आई हैव टू फेस द कंपटीशन। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चलो ठीक है मैं तो मस्ती में रहा और मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया। आज जो रिटन क्लियर हुआ था एपीडीसीएल का, उसमें हमारे 7 कैंडिडेट्स थे। 7 बच्चों ने रिटन क्लियर किया था एपीडीसीएल असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। उनमें से शायद से 3 या 4 इंटरव्यू क्रैक कर पाए, तो बाकी 3-4 रह गए। साथ ही में जो हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स हमने दिया था 6 दिन का, उसपे तकरीबन 20 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया और वहां से 5-6 ही बच्चे क्लियर कर पाए। अभी 5-6 दिन का टाइम उतना लंबा नहीं होता है कि आपको पूरी तरीके से तैयार कर सके, है ना। सिर्फ व्यू शेयर कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, परफॉर्मेंस आपके ऊपर होता है। जिन लोगों ने वो इंटरव्यू नहीं कर पाए और उनको नौकरी नहीं मिली, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी वो सोच के आज मेरा मन बैठा हुआ है।
जिनको मिला उसकी खुशी उतनी नहीं हो रही है, लेकिन जिनको नहीं मिला उसके वजह से थोड़ा ज्यादा दुख है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई हमारे पास 20 बच्चे थे इंटरव्यू में और वो लोग क्यों नहीं कर पाए, ऐसा क्या हो गया वहां पे। तो ये कंपटीशन टफ था। 5 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था एक सीट के बदले, तो 1:5। अभी 4 बच्चों को तो मिलना नहीं था, है ना। तो 4 को नहीं मिला, किसी एक एक को मिला। ये जो 4 बच्चे रह गए, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं है या फिर दे आर डम्ब और दे आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, बट वो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम। सबको नहीं मिल सकती है। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि अपना तैयारी, अपना प्रिपरेशन जो है वो 100% रहे। आप टेक्निकल का करो, आप नॉन टेक्निकल साइड भी साइमल्टेनियसली देखो। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, इंग्लिश इंग्लिश छोड़ देंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। टेक्निकल समझ में नहीं आता है, मैं हूं, हेल्प कर दूंगा। इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। जितना होता है हमारे अपने जो दिया हुआ है वो सारी बातें तो मिलेंगी, लेकिन बाकी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। अब लकी, आर यू देयर? यस सर। तुम्हारा भी वैसा ही होने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग टाइम फ्रॉम योर फैमिली अफेयर्स। अब अपने आप को अगर सही में देखो, आज का जो दिन है ना, ये बहुत खुशी का हो सकता था और बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मिल सकता था, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ 5, हार्डली 5। इसके पीछे का कारण को समझो, क्योंकि वो जो टाइम है ना, आप बोलोगे कि मैं तो अपना टाइम के हिसाब से बेस्ट कर रही हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। बट तुम्हारा जो कंपिटिटर है ना, वो शायद से तुमसे एक कदम आगे है। तो ये कंपटीशन है, और जब कंपटीशन की बात आती है तो आपने को ये समझना पड़ेगा कि मुझको किसी एक और इंसान के साथ दौड़ लगानी है, जिसका तैयारी शायद से मेरे से ज्यादा है। तो मुझको फोकस कहाँ पे करना है, उसके ऊपर नहीं, फोकस करना है कि मुझ में क्या क्या कमी है और मैं उसको कैसे ओवरकम कर सकती हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना शुरू करते हैं लेक्चर, देखा जाएगा जो भी होगा आगे, है ना। लेट्स स्टार्ट। बढ़िया से तैयारी करो, तुम लोगों को जब सक्सेस मिलता है तो अपने को खुशी होती है कि नहीं। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आप सबने आई होप प्रैक्टिस किया होगा इसके ऊपर, है ना, ओम्स लॉ और ये सारे। अब देखो मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। चलो इसको, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को याद करने में, उसके बाद स्पीड आ जाएगा, और इसीलिए बार बार रिपीट भी करता हूं मैं। सो रेजिस्टेंस अभी तक क्लियर हो चुका होगा, है ना। रेजिस्टेंस की बातें हम सबको अभी तक यस सर। क्लियर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा सोर्स के ऊपर बात कर लेता। सोर्स, सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो एनर्जी सप्लाई करता है ना, उसी को हम लोग सोर्स बोलते हैं। किसी भी चीज का सोर्स मतलब क्या, जहां से सप्लाई हो रहा। अभी मेरे को बताना,
ये कैसा सोर्स है? ये क्या है? बैटरी। ये किस टाइप का सोर्स है? वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है? अच्छा, वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या सोर्स है? वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स है? अच्छा, वोल्टेज। ये भी वोल्टेज सोर्स ही है। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है? चलो उसमें आ रहे हैं। ये क्या सोर्स है? सर, एसी सोर्स करंट। ये करंट सोर्स है। सर, एसी करंट या नहीं नहीं, एसी वोल्टेज। तो ये भी वोल्टेज सोर्स है। तो ये तीनों के तीनों क्या है मेरे? वोल्टेज सोर्स है ना? वोल्टेज सोर्स है। और इनमें क्या अंतर दिख रहा है मुझको? दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है? बैटरी है। बैटरी बोल रहा हूँ, डीसी सोर्स है। ये क्या है? डीसी। एसी। एसी सोर्स है। दो डीसी है, एक एसी है। अगर मैं ऐसा बनाऊं, ये क्या है? ये भी सर वोल्टेज ही है। ये भी वोल्टेज है। तो अभी अंतर बताओ क्या है, डिफरेंस क्या है? इस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये क्या है और ये क्या है? एक, 2 नंबर और 4 नंबर बताओ। सर, एक बैटरी है क्या 2 नंबर का और 4 का ज्यादा है क्या? दिस इज नॉट ए बैटरी, दिस इज कॉल्ड सेल। ये एक सेल है। ठीक है, और मल्टीपल सेल को जब हम कंबाइन करते हैं तो फिर वो बनता है एक बैटरी। ठीक है, जो हम लोग जो अपने टॉर्च लाइट वगैरह में यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? ये एक एक सेल है। ठीक है, और जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। एम आई क्लियर? यस सर। तो मल्टीपल सेल मिलके बनता है एक बैटरी। अब बाकी 1 और 3 में क्या अंतर है? ये भी वोल्टेज सोर्स है, 3 नंबर भी वोल्टेज सोर्स है। 1 नंबर तुम्हारा डीसी वोल्टेज सोर्स है और 3 नंबर मेरा एसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये भी जनरेटर है, डीसी जनरेटर। ये मेरा एसी जनरेटर है। ओके, समझ गए? अब एक और मैं दिखाता हूं। ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस सिंबल? हम्म, मुख्तार, ये क्या है? ये भी तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये भी क्या है? वोल्टेज सोर्स है, लेकिन किस टाइप का वोल्टेज सोर्स है?
ये मेरा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और बाकी एक से 4 तक क्या है, दीज आर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो सोर्स है जो किसी दूसरे ब्रांच के, उस सर्किट के किसी दूसरे ब्रांच के कारण या वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि आपका बीजेटी है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गए, ओपेम हो गया। तो ये जो सेमीकंडक्टर एम्पलीफायर से डिवाइसेस है, वो कैसा काम कर रहा है, वो काम करते हैं एज ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है। सो ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर। तो वोल्टेज सोर्स, देखो सोर्स की बात कर रहे हैं तो सोर्स दो टाइप के होते हैं। सोर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है मेरा करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या है, जो वोल्टेज सप्लाई करता है। उसका सिंबल कैसा होता है, उसके सिंबल में प्लस माइनस रहता है। अगर सर्कल में है तो फिर वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, और अगर डायमंड शेप के अंदर है प्लस माइनस तो वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या फिर सेल हो सकता है या बैटरी हो सकता है। ठीक है। ये होता है मेरा वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्स कैसे दिखाते हैं, तो करंट सोर्स हम दिखाते हैं एक सर्कल के अंदर कैसा रहेगा, एरो रहेगा। करंट का डायरेक्शन हम दिखाते हैं। तो ये होता है मेरा करंट सोर्स। ठीक है। या फिर इस टाइप से भी दिखा सकता हूं मैं। ये क्या है, ये भी करंट सोर्स है, लेकिन किस टाइप का, डिपेंडेंट। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये हो गए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये हो गया डिपेंडेंट करंट। एम आई क्लियर। यस सर। तो दो टाइप के सोर्स देखे, एक होता है करंट सोर्स, एक होता है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स वो है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और दो टाइप का वोल्टेज हो सकता है, या तो एसी होगा या फिर डीसी होगा। डीसी के लिए प्लस माइनस साइन रहता है, एसी में साइनोसॉइडल सिंबल रहता है। अगर सर्कुलर सर्कल के अंदर है तो फिर वो डीसी कहलाएगा। और अगर वो सॉरी सर्कल के अंदर है तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। और अगर डायमंड शेप के अंदर प्लस माइनस है तो वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। सिमिलरली करंट सोर्स में अगर हम देखें तो करंट सोर्स भी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट होता है। और करंट सोर्स में मार्किंग कैसा रहता है, एरो मार्किंग होता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन पे हम एरो मार्क लगाएंगे। ठीक है। अगर किसी सर्किट में इस टाइप से एरो मार्क है तो हमको समझ में आता है कि उस सोर्स से करंट जो है ना उसी डायरेक्शन पे निकल के जा रही है। अब बात है कि अगर मैं इस टाइप से दिखाऊं कि यहाँ पे प्लस माइनस और ये एक्स बनाया मैंने सर्किट, इससे क्या समझ में आता है,
इससे क्या समझ में आता है? तो अगर एक वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या समझ में आता है? देखो, बोथ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स दोनों क्या हो सकते हैं? आइडियल हो सकते हैं या फिर प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो आइडियल होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा, मैं यहां पे दिखा दूं। या तो ये दोनों के दोनों फिर क्या हो सकते हैं? आइडियल या फिर प्रैक्टिकल। आइडियल का मतलब हमको समझ में आता है ना? आइडियल मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसी को हम लोग आइडियल बोलते हैं, या फिर आइडियल चीज वो है जो बहुत अच्छा है ना? तो ये जो मैंने बनाया एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में, ये कैसा सोर्स है? ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा? एक प्रैक्टिकल सोर्स बनेगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ जब मैं एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाता हूं तो ये क्या बनता है? एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनता है। ठीक है? एग्जैक्टली क्या है कि एग्जैक्टली जो आइडियल वोल्टेज सोर्स हम बोलते हैं ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्स है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्स है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब क्या समझ में आता है? मतलब अगर मैं यहां पे कोई एक लोड लगाऊं, अगर मैं यहां पे कोई एक लोड लगाऊं, तो जब मैं किसी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में लोड को कनेक्ट करता हूं तो लोड के अक्रॉस पे जो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है ना, उतना ही वोल्टेज मुझको मिलता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या होगा? लोड लगाने से यहाँ पे जैसे ही हमने लोड को कनेक्ट किया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, तो उसमें से करंट पास करेगा आई, और करंट पास करने के लिए यहाँ पे उस जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वहां पे आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और अगर आई आर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो लोड के अक्रॉस जो मुझको वोल्टेज मिलेगा वो पूरा का पूरा वी वोल्टेज नहीं मिलेगा, बल्कि वी से कम वोल्टेज मिलेगा। और वो वोल्टेज कितना होगा? वो वोल्टेज होगा मेरा वी माइनस आई इंटू आर। यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे लोड पे जो मुझको वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज थोड़ा कम मिल रहा है जो सोर्स का वोल्टेज है उससे। क्या मेरी बात क्लियर? हाँ मुख्तार, एक बार बताइए। एक बार फिर से मैं रिपीट। देखो, हम लोग सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सोर्स मतलब सप्लाई, है ना? किसी भी चीज का सोर्स जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब मुझको समझ में आता है सप्लाई। अब सप्लाई कैसा हो सकता है? इलेक्ट्रिकल में दो टाइप का सोर्स बना सकते हैं। एक को हम बोलेंगे वोल्टेज सोर्स और दूसरे को बोलेंगे करंट सोर्स। ये करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आइडियल होंगे या प्रैक्टिकल होंगे, है ना? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स।
या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब बात कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस को देखने के लिए हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लिया। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस। जो वोल्टेज सोर्स होगा आइडियल, उसका उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस को लगा दिया। और आइडियल का मतलब तो आइडियल है, आइडियल मतलब जिस वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है। आइडियल सोर्स में क्या होता है कि आइडियल सोर्स में जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, जब हम कोई एक लोड कनेक्ट करते हैं आइडियल सोर्स में, तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो सेम रहता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है। सेम जितना आपका सोर्स का वोल्टेज था लोड लगाने से पहले, लोड लगाने के बाद भी वोल्टेज विल रिमेन सेम। बट जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल में ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। जब हम लोड को कनेक्ट करेंगे तो लोड को कनेक्ट करने से करंट पास करेगा, और जब करंट पास करता है तो बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, उस इंटरनल रेजिस्टेंस में आई आर का ड्रॉप हो जाता है, आई इंटू आर का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया और वो कहाँ पे है, वोल्टेज सोर्स के अंदर ही ड्रॉप हो गया, तो जो लोड पे मेरा वोल्टेज मिलेगा मुझको, वो वोल्टेज कितना होगा, V माइनस आई इंटू आर। इसका मतलब वोल्टेज मुझको पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है। जितना ज्यादा वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होगा उतना ड्रॉप बढ़ेगा, तो उतना कम वोल्टेज मुझको लोड के अक्रॉस पे मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो बात यही है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वही वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, पूरा का पूरा वोल्टेज मुझको लोड के अक्रॉस मिलता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, तो लोड के अक्रॉस पे पूरा का पूरा वोल्टेज मुझको नहीं मिलता है। नाउ इट इज क्लियर। यस सर। और ये क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। देखो हम एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। आप बैटरी कैसे बना सकते हो, बैटरी बनाने के लिए एक काम करता हूं मैं, 2 इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, एक इलेक्ट्रोड में कॉपर का लेता हूं और एक जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, ठीक है। दिस इज कॉपर एंड दिस इज जिंक। अब क्या है, ये हो गए कॉपर एंड जिंक। दोनों इलेक्ट्रोड को अगर मैं किसी एक टब के अंदर रख दूं तो क्या होगा, मैंने इसको एक डब्बे में रख दिया तो कुछ नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर देता हूं, मैं इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं दे दूं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट देंगे, यहाँ पे पकड़ लो, मैंने यहाँ पे H2SO4 एसिड डाल दिया। एसिड डालने से क्या होगा, इन दोनों में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जिंक और H2SO4 में एंड कॉपर एंड H2SO4 में क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा। उस रिएक्शन के कारण कॉपर जो है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा H2SO4 के साथ, तो SO4 2 माइनस H प्लस इस टाइप के आयन बनेंगे, है ना। और कॉपर जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ZnSO4 बनाएगा और ये बनेगा मेरा निगेटिव इलेक्ट्रॉन।
अब ये रिएक्शन चलता रहेगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, जिंक का नेगेटिविटी बढ़ता रहेगा, कॉपर का कम होता रहेगा। अल्टीमेटली ये रिएक्शन होते 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 एक टाइम पे क्या हो जाएगा कि सेचुरेशन अचीव करेगा। अब क्या है, यहां पे पकड़ लो 1.5 वोल्ट जनरेट हो गया। अब उसके ऊपर और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। नाउ इट इज इन सेचुरेटेड कंडीशन। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पे क्या हो रहा है, ये H2SO4 एक फोर्स लगा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कॉपर से निकाल के जिंक में देने के लिए, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जो फोर्स लगा रहा है उसी फोर्स को हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ नहीं आता है, बल्कि कॉपर से हम बोल रहे हैं जिंक के तरफ जा रहा। समझ में आ रहा है? कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला H2SO4 में, और H2SO4 से फिर से इलेक्ट्रॉन जिंक में चला गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बीच में क्या कर रहा है, ये EMF लगा रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उस फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। अब देखो, ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड क्या बन गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम बोलेंगे एनोड। जिंक वाला इलेक्ट्रोड क्या बन गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम बोलेंगे कैथोड। क्लियर? नेगेटिव जो आयन होंगे वो नेगेटिव आयन किधर को भागेंगे, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाएगा, मतलब इसको हम बोलेंगे एनायन। पॉजिटिव जो आयन होगा वो किधर भागेगा, वो जिंक के तरफ भागेगा, तो उसको हम बोलेंगे कैटायन। समझ में आ रहा है बातें मेरी? ये बन गया मेरा एक सेल। ये क्या बनाया हमने, एक सेल बना दिया। अब इसी के साथ आप और एक सेल लगा दो, फिर से एक कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड ले लो, उसमें फिर से बनाओ, और फिर इनके बीच में इंटरकनेक्शन करो, है ना? अब ये जो कनेक्शन कर सकते हैं ना दो सेल के बीच पे, ये हो सकता है मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, पकड़ लो ये ऐसा है, इस टाइप से, कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ, है ना? तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, ये नेगेटिव पकड़ते हैं, तो इसका नेगेटिव क्या है, अगले का पॉजिटिव के साथ, इस टाइप से आप कनेक्ट कर दो। तो ये दो टर्मिनल जो निकल गया, इन दोनों टर्मिनल में मैं अपना लोड कनेक्ट करूंगा। इन दो टर्मिनल के बीच में क्या कनेक्ट करेंगे, हम अपना लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये दो सेल मिला के हमने क्या बनाया, एक बैटरी बना दी। दो सेल मिला के एक बैटरी बना दिया। अब इसको हम आइडियल भी बोल सकते हैं और प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। कि कैसे बोलेंगे, आइडियल क्यों बोल रहे हैं और प्रैक्टिकल क्यों बोल रहे हैं? देखो, आइडियल बैटरी वो बैटरी हम पकड़ रहे हैं जिसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं है। बट एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के वजह से, उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, कुछ एक रेजिस्टेंस रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस रहेगा। तो इंटरनली बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आ रहा है? और ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे करंट पास करेगा ना बैटरी के अंदर से, उतना ज्यादा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई आपको? जैसे ही मैं यहाँ पे पकड़ लो एक लोड को यस कनेक्ट सर। करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं एक लोड कनेक्ट करता हूँ, ये तो पहले तो पकड़ लो तुम्हारा 1.5 वोल्ट एक सेल में है, और इनको सीरीज में हमने ऐसे कनेक्ट किया, तो ये दूसरा वाला भी 1.5 वोल्ट का लगा दिया। तो टोटल यहाँ पे इन दो टर्मिनल पे टोटल वोल्टेज कितना हो गया अभी, ये हो गया 3 वोल्ट, है ना? ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, और दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करने से क्या मिलेगा मुझको, 3.3 वोल्ट मिलेगा। दोनों ऐड हो जाएंगे।
ठीक है। वहीं पे अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट करता भाई, ये है इसका नेगेटिव, इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव के साथ, और फिर ऐसे निकाल देता, तो क्या होता देखो, तो वोल्टेज जो था इसमें 1.5, इसमें 1.5, तो वोल्टेज मुझको कितना मिलता, 1.5 वोल्ट ही मिलता। तो सेल को अगर मैं पैरेलल कनेक्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज विल रिमेन सेम। बट अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं सेल को तो क्या हो रहा है, वोल्टेज ऐड हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों में से करंट जो पास करेगा सेम करंट पास करेगा। यहां पे क्या होगा, इसमें से अगर आई करंट आ रहा है, इसमें से अगर आई करंट आ रहा है, तो सर्किट में कितना करंट हो जाएगा, 2i। तो सर पैरेलल में वोल्टेज सेम क्यों है? भाई ये वोल्टेज है तुम्हारा 1.5 वोल्ट का बैटरी है, ये वोल्टेज है 1.5 वोल्ट का बैटरी है, तुमने पैरेलली कनेक्ट किया है इस तरीके से, तो वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। सेम वोल्टेज सोर्स ही तो लगा रहे हो ना पैरेलल में। अगर तुम सेम वोल्टेज सोर्स नहीं लगाते हो, पकड़ लो मैंने यहाँ पे एक 1.2 वोल्ट का बैटरी ले लिया, और एक मैंने ले लिया 1.2 वोल्ट का, और एक मैंने ले लिया 1.5 वोल्ट का, ठीक है। और इन दोनों को मैंने क्या किया, पैरेलल कनेक्शन में लगा दिया। तो यहाँ पे देखो, अगर ये टर्मिनल ओपन भी है तो क्या होगा, यहां से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना शुरू करेगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज सोर्स हमेशा हम पैरेलल तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब दोनों का वोल्टेज क्या हो, वोल्टेज लेवल सेम है। ये बात याद रख लेना, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछता है, ठीक है, कि दो बैटरी को हम, दो वोल्टेज सोर्स को या फिर दो बैटरी को पैरेलल कनेक्ट करने का कंडीशन क्या है। तो दो वोल्टेज सोर्स का पैरेलल कनेक्शन करने का कंडीशन ये होगा कि दोनों वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज लेवल सेम हो। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 वोल्ट होना पड़ेगा। और क्या कंडीशन है कि इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सवाल बहुत बार आया है कि अगर ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है, तो बताओ कि इस सर्किट को कनेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन होगा V1 इज इक्वल टू V2 एंड R1 इक्वल टू R2। समझ में आया मेरी बात? यस सर। तो देखो यहाँ पे, तो अगर मैं पैरेलल वोल्टेज को कनेक्ट करता हूं तो वोल्टेज रिमेन सेम, लेकिन करंट बढ़ जा रहा है ना, 2i हो गया। इस बैटरी के कारण आई करंट, और इस बैटरी के कारण आई करंट। और अगर मैं सीरीज में सेल को कनेक्ट करता हूं तो जो बैटरी बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ जा रहा है लेकिन करंट रिमेन सेम। करंट सेम रहेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब अगर मैं यस सर। अब अगर मैं ये जो दो टर्मिनल है जहां पे मुझको 3 वोल्ट का वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप हमने क्रिएट किया है, वहां पे मैं अगर एक लोड लगा देता हूं, यहाँ पे अगर मैं एक लोड लगाता हूं तो क्या होगा, करंट पास करना शुरू करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा। इसके अंदर भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो करंट जो है वो इस तरीके से पास करेगा, इधर से इधर। नेगेटिव बैटरी के अंदर में क्या बोलते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जा रहा है, करंट आया, करंट ऐसे आएगा, इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट पास करेगा, और ये सर्किट इस तरीके से चलती रहेगी। हम जब बोल रहे हैं कि ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है,
तो मैं बोल रहा हूं ये V एंड दिस इज माय लोड, और मैं बोल रहा हूं V इज इक्वल टू कितना है 3 वोल्ट इस कंडीशन में। यही हम दिखाते हैं, समझ में आ रहा है? 3 वोल्ट। क्लियर? ये हो गया मेरा आइडियल। बट एग्जैक्टली क्या है, वी आर इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है ना, उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं यहाँ पे आइडियल केस में। बट एग्जैक्टली क्या होगा, इसके अंदर में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे आप लीड का टर्मिनल बनाते हो, ये जो लीड टर्मिनल है, तो ये लीड टर्मिनल का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। इस टर्मिनल जहां पे आप कनेक्ट करते हो नट बोल्ट से, उसका भी तो रेजिस्टेंस रहेगा भाई। तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, और उसको हम सीरीज में दिखा रहे हैं। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी का अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा आ रहा है कनेक्शन में, सीरीज में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। और कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे लोड का वोल्टेज भी कम होता रहेगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो लोड का वोल्टेज क्या होगा भाई, कम होता रहेगा। एम आई क्लियर? यस सर। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अपने को पूरा क्लियर हो गया है। अभी प्रॉपर्टीज बताओ। आइडियल वोल्टेज सोर्स का प्रॉपर्टी क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स आर दो सोर्सेस, आइडियल वोल्टेज सोर्स are those sources which have zero internal resistance, zero internal resistance। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स is nothing but ideal voltage source plus internal resistance in series। ठीक है? क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम लोग इस इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। प्रैक्टिकल में इग्नोर करना मुमकिन नहीं है, तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वही वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग आइडियल के साथ सीरीज में दिखा देते हैं। तो आज से अगर कहीं पे भी आपको कोई एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है और उस वोल्टेज सोर्स के साथ कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप इस रेजिस्टेंस को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो। ठीक है? लेकिन वो डायरेक्ट इन सीरीज में होना पड़ेगा। अगर बीच में कोई ब्रांच आ गया है पैरेलल कनेक्शन का, तो ये रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि करंट वहां पे डिवाइड हो चुका है। चलो, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं करंट सोर्स की। करंट सोर्स की बात करते हैं। करंट सोर्स भी दो तरीके का हो सकता है, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स।
अब करंट सोर्स एग्जैक्टली क्या है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अपने को क्रिएट करना है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वहां से हम लोग क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कुछ इस तरीके का सर्किट, जैसे हमारा बीजेटी हो गया या फिर मॉसफेट हो गया, ये सब क्या है? करंट सोर्स है, जो करंट आउटपुट में मुझको करंट मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है? करंट से मतलब। अब इन सारे सोर्सेस को हम बोलेंगे करंट सोर्स। ये भी होगा आइडियल या फिर प्रैक्टिकल, आइडियल और प्रैक्टिकल। अब किसी भी सर्किट पे अगर मैं एक सोर्स लगाता हूं ऐसे, तो ये बन गया मेरा आइडियल करंट सोर्स। और उसी के साथ ना, उसी आइडियल सोर्स के साथ, उसी आइडियल सोर्स के साथ जब मैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अभी बताओ, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पे लगेगा? करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा पैरेलल। ये होगा आपका करंट सोर्स का इंटरनल। ये हो गया मेरा प्रैक्टिकल, ये हो गया आइडियल। एम आई क्लियर? तो दोनों में अंतर क्या है भाई? देखो, इसमें से जो करंट जा रहा है, आई करंट अगर पास हो रहा है, और मैं अगर यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करता हूं, पकड़ लो, लोड का रेजिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा मुझको लोड के अक्रॉस, वो वोल्टेज कितना मिलेगा? आई इंटू आर, है कि नहीं? अगर करंट सोर्स आई है और उस आइडियल करंट सोर्स है, उसको अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है? आई आर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं रही? और सेम लोड को अगर मैं यहां पे लगाता हूं, सेम लोड, सेम करंट सोर्स, लेकिन प्रैक्टिकल है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब देखो, लोड के अक्रॉस पे वोल्टेज क्या मिल रहा है मुझको? क्या ये सेम करंट आई अभी आर के थ्रू पास हो रहा है क्या? हाँ लकी, ये जो करंट है आई, ये जो करंट आई इस रेजिस्टेंस से जा रहा था आइडियल केस पे, क्या सेम करंट आई अभी पास होगा? नहीं होगा ना। अभी क्या हो रहा है, यहां से एक पार्ट डाइवर्ट हो जा रहा है। इस आई का एक पार्ट क्या हो रहा है, इधर से डाइवर्ट हो जा रहा है। तो लोड से जो करंट जा रहा है, वो करंट कम होगा सोर्स के करंट से, है कि नहीं? पकड़ लेता हूं मैं, इस रेजिस्टेंस से जो जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो करंट जा रहा है, वो स्मॉल आई आर है। तो जो लोड से करंट पास करेगा वो कितना होगा? आई माइनस आई आर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वो वोल्टेज कितना होगा? आई माइनस आई आर इंटू आर। तो मैं क्या देख रहा हूं कि आइडियल करंट सोर्स के हिसाब से जितना वोल्टेज मुझको, जितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलता मुझको रेजिस्टेंस पे, उससे कम पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स। बोलो भाई।
क्या ये बातें क्लियर हुई? देखो बहुत बहुत टफ कुछ है नहीं। आइडियल होगा, आइडियल करंट सोर्स होगा तो उसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना करंट का सोर्स में बता रहा हूं वही करंट मेरा रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। जब उतना ही करंट पास हो रहा है तो फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन जब ये करंट सोर्स प्रैक्टिकल है तो उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा उसके चलते इसका करंट जो है ना लोड से वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितना करंट मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस से जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को ना बढ़ा के बहुत हाई कर देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। अगर ये रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहां से जो करंट पास करेगा आईआर, स्मॉल आईआर विल टेंड्स टू व्हाट? जीरो। स्मॉल आईआर विल टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक आइडियल करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स हैव or has, ideal current source has infinite internal resistance, whereas practical current source has finite but high internal resistance। क्या मेरी बात समझ में आई? So practical current source is nothing but, practical current source is equal to ideal current source plus internal resistance in parallel, internal resistance in parallel। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोर्स अगर नहीं समझोगे तो फिर सर्किट एनालिसिस करने में गड़बड़ कर जाओगे। तो सोर्सेस को समझना। सोर्स क्या है? वोल्टेज सोर्स है या फिर करंट सोर्स है, या तो आइडियल होगा या प्रैक्टिकल होगा। आइडियल का मतलब क्या है? हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दे रहे हैं। इग्नोर करेंगे तो वोल्टेज सोर्स अगर होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और करंट सोर्स होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हम कर देंगे। करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, और वोल्टेज सोर्स जो है उसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे। है कि नहीं? डिफरेंस ये है कि अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा तो जितना वोल्टेज का सोर्स है उससे कम वोल्टेज हमको लोड में देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर करंट सोर्स है तो जितना करंट हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कम करंट हमारे लोड के थ्रू पास होगा। यही अंतर है ना? अगर करंट कम पास होता है तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी कम होगा। चलो इतना तो हमको समझ में आ गया आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स में। अब एक बात रह गई कि ये क्या है? ये है मेरा डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये क्या है? डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब ये डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या क्या हो सकता है? या तो ये जो भी आपका डिपेंडेंट होता है ना, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या फिर डिपेंडेंट करंट सोर्स हो,
वो भी दो तरीके का हो सकता है, या तो वो करंट कंट्रोल्ड डिपेंडेंट है, तो कोई ना कोई तो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो या तो वो करंट कंट्रोल्ड होगा या फिर वो वोल्टेज कंट्रोल्ड होगा। तो अगर ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो हो सकता है कि ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है और वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है? हमको ये देख के पता चलेगा कि जहां पे बिना सर्किट पे आपको करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट दिया रहेगा, अगर इस टाइप से डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया होता है तो उस सर्किट पे यहाँ पे मेंशन होगा, अगर ये करंट है तो फिर करंट इज इक्वल टू कुछ ना कुछ एक आपका क्या कहते हैं इसको, वोल्टेज या फिर करंट के ऊपर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर दूं कि G इंटू वी एम और वी इन, ठीक है, और मैं ऐसा लिख सकता हूं I इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई इन, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो करंट सोर्स है ना, इस करंट सोर्स से जो करंट पास हो रहा है वो करंट एक वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया मेरा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और ये क्या है, ये इसका जो करंट है ना, इस डिपेंडेंट करंट सोर्स का, वो डिपेंड कर रहा है किसी एक दूसरे ब्रांच का करंट के ऊपर। तो ये हो जाएगा मेरा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो ये G और अल्फा क्या है। अगर मैं यहाँ पे G को डिफाइन करूं तो G इज इक्वल टू व्हाट, I डिवाइडेड बाई V इन, है ना, I बाई V, ये G हो जाएगा। I बाई V क्या होता है बताओ? जैसे V बाई I इज इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। सो I बाई V क्या होता है, 1 बाई R। तो क्या होता है, कंडक्टेंस, है ना। I बाई V क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो इस G को हम क्या बोलेंगे, G को हम बोलेंगे ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस बोलेंगे, क्योंकि ये करंट बाई वोल्टेज है। सिमिलरली अल्फा को क्या बोल सकते हैं, देखो अल्फा इज आई बाई आई इन, आई आउटपुट बाई करंट। तो ये तो क्या हो गया, ये एक रेशियो हो गया। तो इसको हम बोलेंगे करंट ट्रांसफर रेशियो। ये क्या है, करंट ट्रांसफर रेशियो है। अल्फा क्या है, आई बाई आई है, सो आई बाई आई इन, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक रेशियो हो गया करंट का, तो हम बोल रहे हैं करंट ट्रांसफर रेशियो। तो आपका करंट कंट्रोल करंट सोर्स में करंट ट्रांसफर रेशियो मिलेगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में ट्रांस कंडक्टेंस मिलेगा। एम आई क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि मुझको एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स का एग्जांपल बताओ, तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स का सबसे आसान और यूजफुल एग्जांपल होता है हमारा बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये क्या है, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। और अगर मुझको कोई पूछे कि मुझको कोई एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स के बारे में बताओ, तो मैं बोलूंगा मॉसफेट। मॉसफेट जो है वो क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। क्लियर?
सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखो, वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट होने से क्या देंगे, प्लस माइनस देंगे। तो सेम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो जाए, या फिर वो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो जाए। अब वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स मतलब क्या, इसका मतलब इसका जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज होगा उस एलिमेंट का, वो आउटपुट वोल्टेज किसी दूसरे ब्रांच के वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का V इज इक्वल टू, हम लिखेंगे म्यू इंटू वी इन। तो अभी आप लोग बताओ मेरे को, म्यू को क्या बोल सकते हो आप वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में? म्यू क्या है? इट इज वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, है ना। म्यू इज इक्वल टू व्हाट, V आउटपुट बाई V इनपुट। और अगर करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू R इंटू आई इन, R इंटू आई इन। अब ये R क्या है भाई, R इज नथिंग बट V बाई आई इन। अब V बाई आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर रेजिस्टेंस कितना है। तो ट्रांस रेजिस्टेंस, ये टर्म किसके साथ आ रहा है, वोल्ट करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस किसमें आ रहा है, ट्रांस कंडक्टेंस हो रहा है आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट कंट्रोल करंट सोर्स में करंट ट्रांसफर रेशियो, एंड वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। एम आई क्लियर? अभी एग्जांपल बताओ सर कि वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो का क्या एग्जांपल देंगे। सो वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, सॉरी वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो नहीं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का एक एग्जांपल बताओ। तो हम ओपेम बोल सकते हैं, ओपेम एज इन्वर्टिंग, op-amp as inverting is a voltage controlled voltage source, and वही op-amp as trans resistance, it is your current control voltage source. ठीक, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ये समझेंगे हम जब op-amp पढ़ेंगे ना, बीजेटी op-amp पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो हमने देखा सोर्स जितने सारे हैं, वो सोर्स अल्टीमेटली दो टाइप के सोर्स होते हैं, या तो वो करंट सोर्स होगा या फिर वो वोल्टेज सोर्स होगा। चाहे वो करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, दोनों ही या तो डिपेंडेंट होंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन डिपेंडेंट अगर होंगे तो ये हो सकता है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड है या फिर वो करंट कंट्रोल्ड है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड होने से हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स या फिर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सिमिलरली अगर वोल्टेज है तो वो भी डिपेंडेंट हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या फिर वोल्टेज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, है ना। और अगर इंडिपेंडेंट है तो इसके साथ क्या टर्म आ जाता है, क्या ये आइडियल है या फिर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है होगा या फिर आइडियल होगा। अगर वोल्टेज सोर्स है तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ
उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कैसे लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। और करंट सोर्स अगर है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ताकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ना कर सके। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज करंट सोर्स का, सॉरी, एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ताकि इस ब्रांच से कोई करंट पास ना कर सके और लोड पे पूरा का पूरा करंट आ जाए मेरा। ठीक है, तो ये एक ओपन सर्किट कहलाएगा आइडियल करंट सोर्स के केस पे। एम आई क्लियर? यस सर। चलो आज के लिए यहाँ तक खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा। अच्छे से करो इस पार्ट को, ठीक है? हेलो। ओके Okay, सर। हाँ। बाय बाय।